नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हमारे इस चैनल के एक मेंबर जो कि हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो अक्सर बीच बीच में कॉल लगाते रहते हैं हमसे कुछ लीगल एडवाइस वगैरह लेने के लिए। तो उनके ऊपर यही सारे केस चल रहे हैं जिसमें कि घरेलू हिंसा का मुकदमा भी उनके ऊपर चल रहा है। उसमें उन्होंने हमें कुछ बातें बताई, हमने कुछ उनको पहले सलाह दी थी और उसी को लेकर उनका हमारे पास कॉल आया था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने बताई और मैंने उनको अपनी तरफ से जो भी राय मुझे देनी चाहिए थी वो राय मैंने उनको दी। उनका ये कहना था कि उनकी वाइफ ने उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगे हुए लगभग 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है और अभी तक उसमें कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी बस केस को खींचा जा रहा है, जिसमें वो भी कोशिश कर रहे हैं केस को हम थोड़ा खींचें। तो उसमें ये हुआ कि जज जब केस उनको नोटिस आया, उसके बाद जब वो अपीयर हुए तो कोर्ट ने उनसे कहा कि आप जो हैं, जो ये पिटीशन लगी हुई है इसका रिप्लाई फाइल करें। उस डोमेस्टिक में भी पहले इंटरिम होता है, ठीक है, इंटरिम मेंटेनेंस की भी उसमें एप्लीकेशन रहती है। तो जज ने कहा कि आप इसमें इंटरिम का रिप्लाई फाइल करें। उन्होंने तारीख पे तारीख ली। लास्ट टाइम जब फ़ोन आया था मेरे पास तो मैंने उनको जो नियम 10 है घरेलू हिंसा अधिनियम का, मैंने उनको सजेशन दिया था कि आप इसके तहत एक एप्लीकेशन आप लगा दें और उसमें इंक्वायरी की मांग कर लें। उन्होंने वही किया। तो जब उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई तो जो जज साहिबा है वो भड़क गई। जज साहिबा भड़क गई। उनका 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 ये कहना था कि तुम ये एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का तो कहना है कि बिना DIR रिपोर्ट के भी डोमेस्टिक वायलेंस दर्ज हो सकता है। ऐसी बात वो करने लगी और एप्लीकेशन तो उन्होंने ले ली, लेकिन उसमें उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि आप तो है ना इंटरिम का रिप्लाई पहले फाइल करें। तो वो भड़की क्यों? सिंपल सा कारण ये है, वो भड़की इसलिए कि वो फंस गई हैं। क्यों फंस गई हैं भाई? फंस वो इसलिए गई है कि उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना DIR रिपोर्ट के भी घरेलू हिंसा का मुकदमा चल सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो फिर उन्हीं जज साहिबा से सवाल करना चाहिए कि मैडम, फिर आपने DIR रिपोर्ट के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्यों लिखा? भाई, आपका ये कहना है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना DIR के मुकदमा चल सकता है, तो फिर आपने बिना DIR के मुकदमा क्यों नहीं चलाया? आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट पेश करने को क्यों बोला? और जब आपने बोला तो फिर अब आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये तर्क नहीं चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भाई, चट भी मेरी पट भी मेरी, ये कोई बात थोड़ी होती है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलना था तो आपको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास फाइल नहीं भेजनी चाहिए थी, आपको सीधा मुकदमा चला देना चाहिए था। मगर आपने ऐसा नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट का जो वो जजमेंट है वो लैंडमार्क जजमेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर आप पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में वो जजमेंट अभी कहीं यूज़ में नहीं है। कुछ जगह यूज़ में हो सकता है, लेकिन जितना मैंने देखा है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, कई कोर्ट में अलग अलग सिटीज़ में भी मैं गया हूँ, तो मैंने देखा है कि वो जजमेंट अभी इतना प्रचलन में नहीं है। कारण ये है कि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा है जजमेंट में कि बिना डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि बिना डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट के ही, सॉरी, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के ही केस दर्ज होगा, किया जाएगा। ऐसा कोई मैंडेटरी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है। ये क्या जज के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, अगर जज ने ही DIR रिपोर्ट के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर को लिख दिया है तो फिर अब जज उससे मुकर नहीं सकता। मतलब जज साहब ने लिख दिया है
और हमने अब इंक्वायरी करने की पिटीशन लगा दी है, तो जज साहब को सुप्रीम कोर्ट याद आ रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट को ही याद करना था तो फिर आपने डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्यों ऑर्डर किया? अब अगर आपने ऑर्डर किया है तो फिर आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ये तर्क थोड़ी चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना था तो फिर आपको रिपोर्ट नहीं मंगवानी चाहिए थी। तो हमारे पास जब इनका कॉल आया तो हमने इनसे चर्चा करी और हमने इनको यही एडवाइस किया कि आप तो बोल देना जज साहिबा से कि मैडम जो मैंने एप्लीकेशन लगाई आप उसको डिसाइड कर दो। आपको लगता है कि मेरी एप्लीकेशन गलत है, खारिज कर दीजिए उसको, ताकि मैं ऊपर चले जाऊं, सेशन में चले जाऊं, हाई कोर्ट चले जाऊं। क्योंकि जो आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर बिठा के रखे हैं हर शहर में, आपने वन स्टॉप सेंटर बना के रखे हैं, इनका काम क्या है? फिर इनको इतनी सैलरी आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इनका वर्क क्या है? करते क्या है? ये कुछ नहीं करते। तो फिर मीनिंग क्या निकला इनको बिठाने का? दूसरी बात ये कि घरेलू हिंसा का केस और धारा 125 का केस दोनों अलग अलग है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट के रवैया देखने को मिल रहा है कि उसमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस को भी 125 जैसा बना दिया है कोर्ट ने। दोनों कोई अंतर देखने को मिलता ही नहीं है, दो केस चल रहे हैं, दोनों एक जैसे। डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी एंट्री मर्डर होता है सेक्शन 125 में भी एंट्री मर्डर होता है, और एंट्री मर्डर होने के बाद दोनों में एविडेंस वगैरह होते ही नहीं है, पत्नियां आती ही नहीं है, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन फाइल करने आती हैं भरण पोषण का, और उसी में कई साल निकल जाते हैं। तो फिर ये एक ही जो कॉज ऑफ एक्शन पर दो मुकदमे कैसे चला सकते हो आप? और अगर आप ये कह रहे हो कि घरेलू हिंसा तो अलग है और 125 अलग है, तो फिर दोनों के प्रोसीजर में इतनी समानता क्यों है? कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, आप सीधा डोमेस्टिक वायलेंस में मतलब प्राइमा फेसिया कुछ देखा ही नहीं जाता, वाइफ सीधे पहुंच गई, सीधे केस रजिस्टर्ड हो जाता है। ये एकमात्र इस तरह का ये केस होता है जहां पर कि स्टार्टिंग में किसी भी चीज को परखा नहीं जाता, जांचा नहीं जाता। आप कोई भी दूसरा मुकदमा डायरेक्ट कोर्ट में लगाते हैं अगर, तो उसमें ऐसा नहीं होता। आप चेक बाउंस का केस लगाइए, जज पहले फाइल देखेगा, उसमें देखेगा कि चेक सच में आपने लगाया है कि नहीं लगाया है, उसमें बैंक की रिपोर्ट देखेगा, जज ये देखेगा कि आपने नोटिस जारी किया था कि नहीं किया था। ये सब देखने के बाद जज चेक बाउंस के केस को रजिस्टर करता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी रह जाती है, जज केस को रजिस्टर नहीं करता। आप कोई सिविल सूट फाइल करें, आप कंपनी लॉ के तहत केस फाइल करें, आप कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करें, इन सभी केसों में जो पहली तारीख रहती है उसमें थोड़े एविडेंस देखे जाते हैं कि मुकदमा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन घरेलू हिंसा के अंदर ऐसा कुछ देखा ही नहीं जाता, भीड़ चाल चली जा रही है। उनका ये भी कहना था कि हमने अपने वकील से बात की तो वो बोलता नहीं नहीं हाँ क्या कहते हैं, इंक्वायरी होती है नहीं है और हमको रिप्लाई फाइल करना ही पड़ेगा, फलाना ढिमका। क्योंकि एडवोकेट भी उसी लॉबी का हिस्सा है ना, जो लॉबी इतने सालों से चल रही है। भाई हर एडवोकेट दूसरे की नकल करता है, वो कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना चाहता। भले वो दावा करे कि मैं तो हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, अरे उससे क्या मतलब? आपको नॉलेज नहीं है तो फिर काहे क्या वकील? जिस शहर में हाई कोर्ट है वहाँ के वकीलों को ये कहना बहुत आसान होता है कि मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। हर शहर में तो हाई कोर्ट होता नहीं है, लेकिन जिस जिस शहर में हाई कोर्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ के वकील हाई कोर्ट आसानी से चले जाते हैं। और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है तो दिल्ली का वकील आराम से सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, उसके लिए कहने को हो जाता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। लेकिन रियलिटी यह है कि आपको नॉलेज कितना है, आप कहाँ रिलीफ दे पा रहे हैं, आप कानून को कहाँ समझ पा रहे हैं। अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस में इसको क्वासी क्रिमिनल केस कहा जाता है। क्वासी क्रिमिनल का मतलब कहीं ना कहीं सिविल नेचर का है और थोड़ा बहुत क्रिमिनल नेचर का है। तो जब आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में किसी भी तरह की इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं और इसमें सीआरपीसी की प्रोविजन लागू कर रहे हैं, तो आप सिर्फ किसी के कहने पर कि घरेलू हिंसा हुई है डायरेक्ट मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, कुछ चेक भी नहीं करते, और एविडेंस तो इसमें होता ही नहीं है। कई बार ही देखने को मिला है जहाँ एंट्री ऑर्डर हो गया मैडम गायब हो जाती हैं।
सालों साल निकल जाते हैं, कई केस देखने को मिले, 2-2 साल हो गए, इंट्रीम ऑर्डर हो चुका है, वो कोर्ट नहीं आती। और अगर आप भरण पोषण ना दो तो उनका वकील एग्जीक्यूशन फाइल कर देता है, उसमें एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके से कुछ भी अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसमें इस पैतरे को जरूर आजमाएं। ये ना सोचे कि मेरा वकील क्या कह रहा है, फलाना ढिमका। अगर आप इस तरीके से चलते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके फेवर में हो सकता है। हाई कोर्ट तक जाते, सेशन तक जाते हैं, जज को समझा पाते हैं आप कि सर इसमें कैसे ये केस दर्ज कर लिया जाता है। और अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर को कुछ काम ही नहीं करना तो उसको बिठा के क्यों रखा हुआ है। वन स्टॉप सेंटर हर शहर में है, जहाँ जहाँ वन स्टॉप सेंटर है वहाँ पर 8-10 कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनको मोटी सैलरी मिलती है। वन स्टॉप सेंटर का मैनेजमेंट होता है, मतलब पूरे भारत के वन स्टॉप सेंटर की बात करें तो हजारों करोड़ रुपए हर महीने भारत सरकार का खर्च हो रहा है। तो क्या इसलिए खर्च हो रहा है कि आप फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दें? इनकी ड्यूटी क्या है? किसी भी मैटर में ये इंक्वायरी नहीं करते हैं। और इस केस में एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि उन्होंने हमें मैंने IRTA लगाने का सजेशन दिया था, उन्होंने IRTA लगाई, उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर ने साफ साफ लिख दिया कि हमने तो कोई इंक्वायरी करी ही नहीं है, हमने तो कोर्ट के कहने पर रिपोर्ट बना दी है। तो ये तो और बड़ा एविडेंस बन गया है कि यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो हमने उनको फाइनली यही राय दी कि आप तो कहिए जज साहब से कि सर हमने जो एप्लीकेशन दी है उसको रिकॉर्ड में लेकर आप डिसाइड कर दो सर, बस बात खत्म हो गई। आपको लगता है हमारी एप्लीकेशन गलत है, आप खारिज कर दो सर उसको। हाँ जज साहब अब टेंशन में है कि अब करें क्या, क्योंकि जज साहब ने प्रोटेक्शन ऑफिसर का ऑर्डर कर दिया था। देखिए कोर्ट कचहरी में ऐसा नहीं चलता कि ये चल जाएगा वो चल जाएगा। अगर कहीं पर भी प्रोसीजरल फॉलो किया गया है जज द्वारा, गलती से किया गया, जानबूझ के वो भी किया गया है, ऑर्डर शीट में चीज लिखी है तो वो प्रोसीजर वैसे ही चलेगा, ये ध्यान रखें। उसमें फिर जो जजमेंट वगैरह है सुप्रीम कोर्ट के, कई बार वो साइड हो जाते हैं। भाई आपने जजमेंट की बात करी, लेकिन आपने तो खुद ने भी तो उस जजमेंट को नहीं माना। अब जब आपके गले में बात आ गई तो आप उस जजमेंट का हवाला दे रही हो। अगर उसी जजमेंट की बात करनी थी तो फिर आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्यों लिखा, फिर उसने रिपोर्ट बना के भेजी आपको, ये प्रोसेस 1-2 महीना खा गई होगी। इस तरीके से आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया जज होकर, क्लाइंट का समय बर्बाद किया और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी आपने फॉलो नहीं किया। और फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर खुद लिख के दे रहा है RTA के रिप्लाई में कि हाँ हमने कोई इंक्वायरी नहीं की है। तो पक्का यहाँ पर हमारा यही सजेशन है, इस केस को आगे ले जाएं, इस एप्लीकेशन को आगे ले जाएं, हाई कोर्ट तक ले जाएं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये केस महाराष्ट्र का हो सकता है, महाराष्ट्र के निवासियों के लिए जो घरेलू हिंसा के मुकदमे में फंसे उनके लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ जाए। तो हमारा यही कहना है कि कहीं भेड़ चाल मत चलिए, ठीक है, कानून की किताब को समझिए, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ पैतरे अपनाइए, क्योंकि भेड़ चाल चलेंगे तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हमने उनको काउंटर केस फाइल करने के भी कहा, हमने ये भी कहा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी इसमें निशाना बनाइए, उसको नोटिस जारी करवा दीजिए वकील के द्वारा, उससे शो कॉज नोटिस जारी करवा सकते हो आप। IPC की धारा 166A उसमें कहा गया है कोई भी जो क्या कहते हैं लोक सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट, वो फर्जी दस्तावेज तैयार करता है, झूठ बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, मतलब बहुत सी धाराएं देके रखी हैं पब्लिक सर्वेंट के लिए, 20-25 धाराएं, उसको पढ़ सकते हो आप। जो IPC में 166A से शुरू होती हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, इजिली अवेलेबल है गूगल में। उसमें दे के रखी बहुत सी धाराएं, उन धाराओं के तहत उसको नोटिस जारी कर दो और उससे पूछ लो कि हम तुम पे इन धाराओं के तहत क्रिमिनल केस की कार्रवाई क्यों ना करें, वो खुद घबरा जाएगा। भाई जब हम झूठे फंसे हैं तो इस सिस्टम में वो लोग जो हमको झूठा फंसा रहे हैं, आप उनको परेशान तो कीजिए ताकि समझ में आना शुरू हो जाए कि भैया अब इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को मैनेज कर पाना, लोग जाग रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक